मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। मनीष, would you like to say something, मनीष? सुपर बॉस है जो अरविंद केजरीवाल, वो भी इससे बच नहीं पाएंगे। हम लड़ेंगे और सच्चाई के लिए आगे लड़ते रहेंगे। ये मूर्खतापूर्ण जो इनके कुतर्क हैं, ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, और जहां आपके अपने सवाल उठाए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को खड़ा किया था, आज उन्हीं केजरीवाल सरकार के मंत्री उनके डेप्यूटी उनके डेप्यूटी जो हैं, उनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप में सीबीआई की रिमांड पर वो चले गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों का लॉजिक सुनने के बाद केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल कभी बिना सबूत दूसरों पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने पूरी राजनीतिक ताकत शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में लगा दी। सिसोदिया पर गंभीर आरोप शराब घोटाले का है, लेकिन उनके समर्थन के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को ढाल बनाने की कोशिशें हुई, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के आरोपों पर आज तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन दुहाई इस बात की कि सो कॉल्ड बेस्ट शिक्षा मंत्री को फंसाया जा रहा है। उधर आज दिल्ली की कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया का पक्ष रखते हुए कहा गया कि ये गिरफ्तारी न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि एक संस्था यानी दिल्ली सरकार के खिलाफ एक हमला है। वैसे जब सिसोदिया कानून के घेरे में है, तब कांग्रेस को छोड़कर लगभग समूचा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि आज साबित हो गया कि आरोपी नंबर 1 कट्टर बेईमान है। सवाल पब्लिक का आज यही उठता है, क्या शराब घोटाले के गंभीर आरोपों को राजनीतिक टूल बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या मोदी विरोध के लिए विपक्ष को भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन मजबूरी है? यही है आज सवाल पब्लिक। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पिछले साल 17 अगस्त को केस दर्ज हुआ था। कल गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया के खिलाफ जब भी रेड हुई या पूछताछ हुई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की दलील थी कि उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं। लेकिन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के पहले ठोस केस तैयार किया, ऐसा सीबीआई का कहना है। सिसोदिया के खिलाफ जांच के दौरान इस साल 14 जनवरी को सीबीआई को एक अहम सबूत मिला। 14 जनवरी को सिसोदिया के ऑफिस से जब्त एक कंप्यूटर से सीबीआई कुछ डिलीट की जा चुकी फाइल्स रिकवर करने में कामयाब हुई। इसके बाद शराब नीति बनाने के समय सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे एक अफसर ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने मुझे अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन मौजूद थे। मुझे जीओएम रिपोर्ट की कॉपी दी, जिसमें 12% प्रॉफिट मार्जिन इसका क्लॉज था। इन अफसर का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज है और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन चुके हैं। लेकिन आज जब सिसोदिया गिरफ्तार है, तो आम आदमी पार्टी ये कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि अडानी के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही। कमाल है भाई, गजब तर्क है। सुनिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आज क्या कह रहे हैं। पूरा देश इस बात को आज सोच रहा है कि आज अगर अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नहीं होते तो जांच
अडानी की भी आज हो रही होती, सीबीआई भी चल रही होती, ईडी भी चल रही होती, सारी एजेंसियां भी अडानी के खिलाफ चल रही होती। मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी चाहे सिसोदिया को बेस्ट शिक्षा मंत्री कहे या भगत सिंह कहे, उन्हें सीबीआई ही नहीं ईडी की जांच का भी सामना करना पड़ सकता है। शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में मनीष सिसोदिया अभी आरोपी नहीं है, लेकिन जनवरी में दाखिल ईडी के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में मनीष सिसोदिया के बार बार फोन और सिम बदलने की बात उजागर हो चुकी है। ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में साफ कहा है कि शराब घोटाले के एक अहम किरदार ने न केवल अपने पीएस के नाम पर खरीदे गए सिम का इस्तेमाल किया, बल्कि दूसरों के नाम पर खरीदे गए हैंडसेट भी इस्तेमाल किए। मनीष सिसोदिया के पीएस देवेंद्र शर्मा से ईडी ने नवंबर 2022 में पूछताछ की थी, लेकिन इतने गंभीर आरोपों में फंसे मनीष सिसोदिया के मामले में विपक्ष की अधिकतर पार्टियां केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही हैं। सिर्फ कांग्रेस ने गिरफ्तारी को सही कहा है, लेकिन केरल के सीएम पिनरी विजयन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी तक गिरफ्तारी को राजनीतिक बता रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। मनीष सिसोदिया लगातार वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। दर्शकों, मुझे एक बात याद आ रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन विपक्ष को मनीष सिसोदिया के मामले में 2024 का कनेक्शन नजर आ रहा है। वैसे विपक्ष जितना सीबीआई ईडी के कथित बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी उतना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक हो रही है। तो आज पब्लिक का सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 1, सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को राजनीतिक लड़ाई बनाना केजरीवाल के मन का डर है क्या? सवाल नंबर 2, मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया या राजनीतिक बदला नजर आ रहा है ये? सवाल नंबर 3 जो पब्लिक पूछ रही है, क्या अब मोदी विरोध में भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त करने को तैयार है विपक्षी दल? और सवाल नंबर 4, क्या 2024 के लिए भ्रष्टाचार वर्सेस ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आकाशदीप मुनि आपसे जाता है। भाई साहब, आप अगर ये मुद्दा बना रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, तो मुझे बता दीजिए कि जनता का सवाल है, अब तक सत्येंद्र जैन क्यों गिरफ्तार है? कोर्ट में कई बार बेल की एप्लीकेशन लगी है। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो अब तक गिरफ्तार क्यों है, जेल के अंदर क्यों है? और अब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं तो आम आदमी पार्टी उठा रही है मुद्दा अडानी का। चलिए, वो मुद्दा अगर जरूरी है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे को उठाकर क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि अडानी का जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक मनीष सिसोदिया के करप्शन के चार्ज पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? ये भाई साहब कोई तर्क है? नाविका जी, एक बात कहूंगा, 500 रेड हुए थे, 10,000 पेज के चार्जशीट फाइल की गई थी। कहां पे था मनीष सिसोदिया जी का नाम? क्या प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के पास कि मनीष सिसोदिया, आप बोल रहे हैं कि ना 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, मान लेते 10,
1 रुपया मिला आपसे, 1 रुपया मिला आपने ईडी सीबीआई सब कुछ लगा लिया, सारे जोर लगा लिए, और आज आपने भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके रिमांड पे रख लिया। रिमांड पे क्यों रख लिया? क्योंकि उन्होंने 2000 क्लासरूम्स 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। रिमांड पे इसलिए रख लिया क्योंकि भारत में कभी भी शिक्षा की छवि इतनी अच्छी नहीं थी जो दिल्ली में है आज। आप 10 साल पहले देख लीजिए, नंबर 10 में भी नहीं आता था भारत का शिक्षा मंत्री या शिक्षा स्कूल। आज नंबर 1 पे है दिल्ली। इसीलिए आपको लगता है कि कहीं आम आदमी पार्टी लोगों में भारतीय जनता पार्टी की जगह ना ले ले, कहीं सेंटर में सरकार ना बन जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं नाविका जी, आज लास्ट आखिरी बात, एक बात, आज एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट बैडमिंटन खेल रहा है हरियाणा में, कट से बीजेपी, एक 15 रेपिस्ट कॉन्विक्टेड कोर्टों के द्वारा वो गुजरात में एंजॉय कर रहे हैं, और भारत का सबसे बड़ी शिक्षा मंत्री उनको भारत की जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया। ये है आपकी सच्चाई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये काला दिन है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि किसके हाथ में हमने पावर दे दिया? ऐसे लोगों के हाथ में जो इतना भ्रष्टाचार। आकाशदीप मुनि जी, आप कह रही हूं आपको, यानी कि आम आदमी पार्टी को कम से कम सर्टिफिकेट खुद नहीं बांटने चाहिए। भाई आप सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जो सर्टिफिकेट आप खुद दे रहे हैं अपने आप को। चलिए मान भी लेते हैं कि वो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इससे करप्शन का क्या लेना देना? करप्शन का केस अगर बन रहा है, कोर्ट में जा रहा है, तो उसका लोकप्रियता से क्या लेना देना? शिक्षा मंत्री होने से क्या लेना देना? अरे भैया, और पैसा, एक मिनट आकाशदीप जी बोलने हमें भी दे दीजिए। आकाशदीप जी, पैसा कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी का पूरा सर्कल मिल गया कि कौन कितने फोन कर रहा था, कौन कहां जा रहा था, कौन सा फोन डिस्ट्रॉय कर रहा था। भाई 47 फोन डिस्ट्रॉय करने की बात ईडी और सीबीआई कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया जी कोई लोकप्रिय है इसलिए आप उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकते, कोई अच्छा शिक्षा मंत्री है इसलिए आप उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं निकाल सकते, और आपकी पार्टी ने अडानी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आप सिसोदिया पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। गौरव भाटिया जी, क्या ये तर्क आपके गले उतरते हैं? नाविका जी, आप तो कह रही थी आप, लेकिन जनता आज कह रही है पाप पार्टी है ये, अराजक अपराध पार्टी, पाप पार्टी, कट्टर बेईमान, एक्यूज नंबर 1, शराब मंत्री, शराब नीति घोटाले में आज सीबीआई न्यायालय ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में दे दिया है। ये सत्य है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज पापी आपके प्रवक्ताओं का ये हाल है, वो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं ले पा रहे, एक, दूसरा वो अंदर से जानते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए शराब मंत्री नहीं कह पा रहे। मंत्रालय दिया शराब का, यहां पे शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। अरे भाई, शराब मंत्री कोई और है क्या? या अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये सब घूसखोरी हो रही? आपको पता नहीं है, दूसरी बात, मंत्री कुछ होता नहीं है, आज मंत्री होता है। आज कृपया सोचिए बोलिए जी। आकाशदीप जी, आप बोल चुके, आपका समय समाप्त हो गया था। अब गौरव जी की बात सुन लें, आपको कोई टिप्पणी देनी होगी, मैं आपको समय दूंगी। गौरव जी अपनी बात कहें। देखिए, ऐसा है कि वैसे आबकारी मंत्री कहा जाता है, लेकिन कोई मंत्री अगर कट्टर बेईमान हो जाए और हर शराब की बोतल में कमीशन खोरी करे और बच्चों की किताबों के पीछे अपने भ्रष्टाचार की शराब की बोतल लेके टल्ली हो, तो बिल्कुल शराब मंत्री ही उसे कहते हैं। इसीलिए शराब मंत्री मैंने कहा है। और आज विषयांतर नहीं होना है नाविका जी, बाकी सारी चर्चाएं हम लोग करते आए हैं, आपके चैनल पे भी करी हैं। जनता का सवाल क्या है? जनता का सवाल यह है, अब जांच एजेंसियों के दायरे से बात आगे और बढ़ गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला किया,
प्रथम दृष्टया विवेचना और जांच के लिए कट्टर बेईमान शराबी मंत्री को हमें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में देना होगा। आप क्या न्यायालय का, संविधान का, कानून का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तो वो है जो कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लग जाए नाविका जी तो वो तुरंत इस्तीफा दे और किसी भी संवैधानिक पद पे हट जाए। आज अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के संगीन अपराध आरोप में लिप्त है। एक मसाज करा रहा है जेल में, करीब 8 साढ़े 8 महीने हो गए, बेल नहीं मिली। दूसरे मंत्री है, ये 5.5 महीने से मौका था सर्वोच्च न्यायालय जाते, क्लीन चिट लाते। हम भी कहते भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई आरोप नहीं बनता है प्रथम दृष्टया, लेकिन गए नहीं 5.5 महीने। 5.5 महीने केवल मोबाइल फोन बदल रहे थे। कम समय में 16 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बदल डाले। अगर कट्टर ईमानदार थे नाविका जी तो 16 मोबाइल फोन बदलने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा क्या छुपा रहे थे? छुपा ये रहे थे कि जो शराब के व्यापारी हैं उनकी साठगांठ में वही बना रहे थे शराब नीति। और ये संगीन अपराध है कि आपकी शराब की पॉलिसी को जो शराब के ठेकेदार है वो मनीष सिसोदिया के साथ बैठ के माफ कीजिएगा आकाशदीप मुनि जी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जेल नहीं जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया किसी कानून में। चेंज करने पे जेल जाता है। भारत का संविधान बदल गया, अभी मोबाइल फोन चेंज करने पे जेल जाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो DRI है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसने बोला सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा। आपको शायद आइडिया नहीं है। गौरव सर, आप मानते हैं अपने डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मानते हैं ना, वो सही से इन्वेस्टिगेशन करती है। आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ। मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सरकार आपकी है कि नहीं है? सीबीआई स्वतंत्र है, ईडी स्वतंत्र है। चलिए आपका बेस्ट डिफेंस है, आपका बेस्ट डिफेंस है कि वहां क्या हो रहा है, अडानी का हो रहा है कि नहीं, इसलिए सिसोदिया जी के साथ कुछ होना चाहिए कि नहीं। ये कौन सा डिफेंस है? और आशुतोष जी हमारे मित्र बैठे हैं, आशुतोष जी को मोबाइल फोन पर या तो कोई चार्जशीट मिल गई है या कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी का एंगल मिल गया है, क्योंकि आशुतोष जी मोबाइल पर बहुत बिजी हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इसमें लिखा गया है, जो सीबीआई ने कहा है कि एफआईआर में पब्लिक सर्वेंट्स हैं और उन्होंने कहा है कि सिसोदिया जी के बारे में लिखा है कि कॉन्स्पिरेसी थी फॉर्मुलेशन में और टेंडर के इंप्लीमेंटेशन में। पहली बात कि जो एक्साइज पॉलिसी थी जब ड्राफ्ट थी तो वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास पहले पाई गई, अफसरों के पास बाद में पहुंची। दूसरी बात कि जो अफसरों ने सजेस्ट किया वो कहीं नहीं नजर आया, लेकिन जो ड्राफ्ट कहीं और बना था प्राइवेट एजेंसीज, ऐसा सीबीआई का कहना है, वो इंप्लीमेंट हुआ। और बाद में जब उसमें खामियां निकालनी गई तो आम आदमी पार्टी ने वो एक्साइज पॉलिसी भी वापस ले ली। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक तरफ है करप्शन का मुद्दा जिस पर आज कार्रवाई हुई है, क्या ये करप्शन सिर्फ राजनीतिक बयानों से कि आप ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करते हैं, आप सारे विपक्षी दलों के पीछे हैं, आप अडानी से सवाल नहीं पूछते, क्या ये सारे तर्क जो है करप्शन के ऊपर कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन जायज ठहराया जा सकता है? नविका जी, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो ऑप्टिक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब्सटेंस के लेवल पर स्टैंड करेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जहां तक साजिश का सवाल है तो साजिश किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत का काम होता है। इसमें जो प्रमुख सवाल यह है कि क्या एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के बाद कोई मनी ट्रेल है क्या, और ये मनी ट्रेल क्या मनीष सिसोदिया तक पहुंचती या नहीं पहुंचती, और क्या इसका सबूत सीबीआई के पास है? असल सवाल इस बात को लेकर है। अगर मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा संकट है,
और अगर नहीं पहुंचती है तो फिर कुछ दिनों को जेल में रहने के बाद उनको मुक्ति भी मिल सकती। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जब एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी उसके 2 दिन पहले अनिल बैजल जो एलजी थे उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शंस कुछ चीजें सजेस्ट की थी। उस वक्त उसका विरोध नहीं किया गया था, लेकिन जब सीबीआई से जांच की बात की गई और सीबीआई ने जब जांच शुरू हो गई तो उसके फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने उस एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ करने की बात की और अनिल बैजल के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी वजह से दिक्कतें हुई। अगर एक्साइज पॉलिसी में सब कुछ सही था तो फिर ये एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ करने का कोई कारण नहीं था, और अगर एलजी के सजेशंस में कोई प्रॉब्लम थी तो एक्साइज पॉलिसी को लागू करने के पहले इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसलिए इसमें संदेह होता है, लेकिन चूंकि अभी मामला सिर्फ साजिश की बात कही जा रही है, इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि जब तक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा तब तक इस पूरे मसले को लेकर बहुत कुछ साबित करना मुश्किल होगा। यस, आम आदमी पार्टी ऑप्टिक्स का सहारा लेगी, नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं या नहीं डरते हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसका कोई मतलब नहीं है, ना ऐसी बातों का कोई संज्ञान कोर्ट ऑफ लॉ लेता है। आकाशदीप जी, आपने सुना होगा, और मैं अनुराग भदौरिया जी चाहता हूँ आशुतोष जी को तो मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ कि जब मुझे लगता था कि वो थोड़ा और उत्तेजित होकर बात करेंगे, पर कोई बात नहीं। पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सारे तथ्य हैं, क्यों वापस ली गई, कितने शॉप थे, कितने टेंडरिंग प्रोसेस कैसा हुआ, 849 टेंडर्स में एक टेंडर जिसमें 849 शॉप को मिला था और नंबर ऑफ शॉप चेंज नहीं हुआ, ब्लॉक्स कितने थे, सब कुछ मुझे पता है। पर मैं आज एक बात कहूंगा कि ये एक विच हंट है, ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये सबको पता है। आज अगर आम आदमी पार्टी उतनी उत्तेजना से अडानी का इश्यू नहीं उठाती तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होता। अरे इतने सारे इश्यूज होते हैं, कहां भारतीय जनता पार्टी किसके पीछे पड़ती है। ये यूपीए 1 में और यूपीए 2 में कितने घोटाले हुए, राहुल गांधी जी कहां पर है, सोनिया गांधी जी कहां पर है। अच्छा, तो अब आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की याद आने लगी। आकाशदीप मुनि जी, तहसीन पूनावाला जी, इन ऑल फेयरनेस, अडानी वाले मुद्दे से पहले ही ये केस चल रहा था, इस पे ईडी सीबीआई की तहकीकात पहले से चल रही थी, और कम से कम 6 महीने से तो ये लोग कह रहे हैं आज गिरफ्तार हो जाएंगे, कल गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रहा कि 5% से 10%, 12% की कमीशन कैसे हुई, क्यों ड्राफ्ट पॉलिसी इस तरह से चेंज की गई, क्यों जीओएम की रिपोर्ट जो है वो हाई लेवल जो कमिटी थी उससे अलग थी, क्यों इस पर कोई चर्चा नहीं हुई कैबिनेट में। तमाम सवाल हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, क्या सिर्फ राजनीतिक मसला बनाकर आम आदमी पार्टी इस पूरे करप्शन केस से बच पाएगी क्या? नाविका जी, इस पूरे केस के 2 पहलू है, 2 बिंदु है। एक तो बिल्कुल सही जैसे आशुतोष जी ने कहा कि अगर वो पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने उसको विड्रॉ क्यों किया। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली को कि मैं आपको दूंगा पाठशाला, उन्होंने दिया सबको मधुशाला। तो ये समझ में नहीं आया दिल्ली के लोगों को। लेकिन सवाल ये भी है कि जब एलजी ने कुछ ऑब्जेक्शंस लिए थे, आपने उन ऑब्जेक्शंस को सुधार के उन पर काम क्यों नहीं किया। यही पॉलिसी आपने पंजाब में लागू की, तो आपने इसे विड्रॉ क्यों किया। और जो सवाल है कि जिन डिपार्टमेंट्स, आप ही के डिपार्टमेंट में जिन लोगों को नोटिस भेजा उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये सारे अहम सवाल है। लेकिन इसमें और एक बिंदु आता है, क्या मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, कोई मनीष सिसोदिया कोई चोर डिकैत नहीं, वो देश छोड़कर भाग नहीं जाता। आप उसका पासपोर्ट ले लेते, इंपाउंड कर देते, ये आदेश दे देते कि रोज सीबीआई के पास आए। रोज सुबह जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है वो विपक्ष का ही क्यों होता है। ईडी के 900 रेड्स हुए करीबन विपक्ष पर और भाजपा के लोगों पर 6 रेड्स। ऐसा क्यों? ये इन एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी व्यक्ति आज जेल में विपक्ष से, भाजपा का एक भी व्यक्ति नहीं। शिवराज सिंह चौहान के वहां व्यापम में लोगों की मृत्यु हुई, हिमंता बिस्वा शर्मा पे व्हाइट पेपर भाजपा ने निकाला, उस पर कार्रवाई शुरू है, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा पे भी आरोप आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो प्रीच करती थी मोरालिटी, आज उस मोरालिटी पे खरी क्यों नहीं होती, ये भी देश का सवाल है। गौरव भाटिया जी, आप जवाब देंगे कि हर रेड, हर अरेस्ट सिर्फ विपक्ष का क्यों होता है? ये तहसीन पूनावाला का सवाल है।
मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, तहसीन भी नागरिक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए पार्टी का व्यू और तहसीन का व्यू अलग अलग हो सकता है। लेकिन पहले मैं एक दो बिंदुओं पे अपनी बात रखूं। आज एक विचित्र बात हुई है नाविका जी, कांग्रेस का बयान आया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। हम सब जानते हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो सीबीआई ने करी है। जब नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार जो भ्रष्टाचारी परिवार है उस पर कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं सीबीआई ईडी गलत कार्रवाई करती है। आज जब मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई तो वही सीबीआई ठीक कैसे हो गई? इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी भी है और भ्रष्टाचारी अराजक अपराध पार्टी भी है। सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि इनका स्टैंड क्या होगा कि किस पे कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई आप पे हो रही है तो कांग्रेस कहती है ठीक है, अगर गांधी परिवार पकड़ा जाता है तो गलत हो जाती है। दूसरा, अराजक अपराध पार्टी खुद को सर्टिफिकेट देती है। नाविका जी, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप न्यायालय में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने संविधान की शपथ ली है और न्यायालय संविधान के तहत बने। आज तो न्यायालय ने कहा है कि 5 दिन की सीबीआई हिरासत में हम देते हैं कट्टर बेईमान शराब मंत्री को। तो आज फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे? और अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी हुई है। तीसरी बात जो आपने कही, अगर भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी जो कि भ्रष्टाचार की जननी है या अराजक अपराध पार्टी जिसके 2 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे और सीबीआई कस्टडी में है भ्रष्टाचार के आरोप पे, तो क्या भाजपा उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए भ्रष्टाचारी लोगों को लीडर बनाए? ये क्या मूर्खता वाला बयान है। देखिए, मैं चुनौती देता हूं, तहसीन यहां बैठे हैं, एक ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दिखाइए जहां राजनीतिक द्वेष की भावना से ईडी सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी किसी नेता के खिलाफ और उसको निरस्त कर दिया गया है। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो कृपया करके चुप्पी रखिए। इसलिए चुप्पी रखिए कि आपके पास सच्चाई की ताकत नहीं है। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए गंभीर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो पॉलिसी आई ये विड्रॉ हुई 1 साल की इसकी अवधि थी, 1 साल से पहले। ऐसा क्यों? मैंने पूछा 16 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड क्यों बदले कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया ने? तीसरा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी उनको ठेका क्यों दिया? चौथा, जो शराब के ठेकेदार थे, मैन्युफैक्चरर थे, होलसेलर थे, उनके पास आपकी आबकारी नीति पहले पहुंची, जनता के बीच में बाद में आई और सच्चाई यह है कि उन्होंने ही आबकारी नीति बनाई। ये कितनी गंभीर बात है। कमीशन 2% से 12% क्यों हुई? अब ये सारे सवाल जब न्यायालय में पूछे गए नाविका जी, मुझे एक लाइन का उत्तर बिल्कुल, मैं सब बहुत से हाथ ऊपर उठ रहे हैं, मैं सबके पास आ रही हूँ। लेकिन पहले अनुराग भदौरिया जी अनुराग भदौरिया जी अपनी टर्न के लिए बहुत सभ्य तरीके से इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें बोलने का हक होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, मैं सारी चीजें पूछती हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी, मनी ट्रेल, ये सब धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि आपने कहा सत्येंद्र जैन की बात कि बीजेपी सरकार बड़ी खराब है, बड़ी राजनीति द्वेष से भरी हुई है। उन्होंने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करवाया है क्योंकि वो केजरीवाल पर निशाना बनाना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन जी कई बार बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आज तक जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर जो उनके वीडियो हैं मसाज के, जिसका जिक्र अभी भाटिया जी ने किया, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कोर्ट क्यों नहीं मान रहा केजरीवाल जी की बात? क्यों सत्येंद्र जैन अब तक हैं? और मनीष सिसोदिया जी अगर अब गए हैं, उन्हें रिमांड पर 4 मार्च तक भेजा गया है, तो आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि अरे भाई कुछ है नहीं इस केस में, वो तो बाइज्जत हैं, ये तो जलते हैं, वो तो बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं? क्या ये सारी आर्ग्यूमेंट्स कहीं पर भी करप्शन केस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जनता का सवाल है, बिल्कुल जनता का सवाल है। जनता जानना चाहती, नारायण राणे के पे चार्जेस थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? जनता ये भी जानना चाहती है कि एक मुख्यमंत्री असम के, उनके ऊपर भी केसेस थे, फिर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जनता ये भी जानना चाहती है, मुकुल रॉय के भी ऊपर केसेस थे, लेकिन वो जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं हुए? तो जनता जानना चाहती है, शुभेंद्र अधिकारी के बारे में भी जानना चाहती है। जनता ये भी जानना चाहती है कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी, और जो सरकार में जो उस समय की शिवसेना में जो विधायक हुआ करते थे, उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, उन शिव सैनिकों के विधायकों के ऊपर में किस किस तरह के आरोप लगाती थी, और सारे के सारे वही आरोपी विधायक जिस पे आरोप लगते थे वो आज शिंदे ग्रुप के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो उसकी जनता तो पूछेगी भाई कि पहले वो चोर थे जब वो शिवसेना में थे, आज आपके साथ सरकार में है, तो उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं? तो जनता तो जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई के चार्जेस क्यों नहीं लगते, क्यों हमेशा विपक्ष के नेताओं के ऊपर में लग रहे हैं? तो जनता यह भी जानना चाहती है कि सरकार को दो नजरों से एक समान देखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारें जिस तरह से बदल रही हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह सरकार बदली है, तो जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में लोग रहते थे, कौन उनको पैसा, किस तरह से सरकारें बदली गई हैं, क्या उसके पीछे फंडिंग हुई थी, क्या उसके पीछे कारण था, या महाराष्ट्र में कितने दिन तक लोग इधर स्टार होटलों में रहे? तो ये जनता जानना चाहती है कि जनता ये बताइए सरकार कि सारा कुछ विपक्ष, चलो विपक्ष ने गलती की, विपक्ष को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में जो ये मेहरबानी है ईडी सीबीआई की या सरकारों की, ये क्यों है? आपने भी सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन करण वर्मा जी सवाल वही है, जवाब कोई नहीं है कि करप्शन हुई थी कि नहीं। अब आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो क्या इस नीति में जो चेंजेस हुए थे उसका जवाब दे दीजिए। कोई एक्सप्लेनेशन है कि भाई साहब इतने फोन क्यों बदले जा रहे थे? और फोनों की अगर फहरिस्त लिस्ट दे दूं आपको, तो मोबाइल नंबर जो मनीष सिसोदिया के बताए जा रहे हैं, 7 मोबाइल नंबर चेंज किए गए सितंबर और जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 7 फोन नंबर चेंज हो गए, और एक और जून में भी चेंज हुआ। भाई ये नंबर क्यों बदले जा रहे थे? कमीशन का रेट इतना क्यों बढ़ गया था? जो ड्राफ्ट पॉलिसी बढ़ रही थी वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास पहले और सरकार के पास बाद में क्यों थी? और अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भैया वापस क्यों ले ली? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि भाई विपक्षी पार्टियों के पीछे बीजेपी की सरकार पड़ी हुई है, लेकिन ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। करण वर्मा जी, क्या इस पर क्या आपका रवैया है? जी नाविका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार आखिर हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या हुआ। भ्रष्टाचार की व्याख्या क्या है? अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके अगर आप सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा उठाते हैं, तो यही भ्रष्टाचार की व्याख्या होती है। अब जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट नोट में क्या लिखा जब इस पॉलिसी को वापस लिया। मैं कैबिनेट नोट कोट कर रहा हूं। ड्यूरिंग द Q1 के दौरान करंट फिस्कल ईयर में 1485 करोड़ रियलाइज हुआ, जो कि 37.5 बिलो है बजट एस्टिमेट के, जो कि था 2375 करोड़। इसलिए हम इस पॉलिसी को वापस लेते हैं। अजय बोस जी ने एक RTI फाइल करी नाविका जी, जिससे यह पता लगता है कि प्रतिदिन 25.6 करोड़ जो आने थे एक्साइज में, उसकी जगह केवल 17.5 करोड़ आया इस पूरे साल, यानी 8 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन। अब एक बात हो सकती है, 1 मिनट मुनि जी मुझे बोलने दीजिए। एक बात हो सकती है कि इनसे लापरवाही हो गई इस पॉलिसी में। लापरवाही नहीं हुई नाविका जी, क्योंकि इनकी खुद की कमेटी ने, धवन कमेटी ने इनको कई रिकमेंडेशंस दिए थे। कहा था मैन्युफैक्चरर को रिटेल में मत उतारना, इन्होंने ठीक उसका विपरीत किया, मैन्युफैक्चरर को रिटेल में उतारा। कहा था 2 वेंट से ज्यादा एक वार्ड में ना देना, उससे ज्यादा दिया। अरे मुनि जी, अब एक्सपोज कर रहा हूं, मेरे 60 सेकंड में मत बोलिए। आकाशदीप मुनि जी एक लंबी सी सांस लीजिए। तब तक करण वर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपको पूरे 90 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए। करण वर्मा जी, आप अपने सवाल पूछिए प्लीज। जी, पहली बार ऐसा हुआ है नाविका जी कि टेंडर में किसी को टेंडर मिलता है और वो क्लियरेंस ना ले पाए और 30 करोड़ उसके फॉरफिट नहीं होते, बल्कि उसको वापस दिए जाते हैं। कमाल है, मतलब जो भी टेंडर करता हो, तहसीन भी बिजनेस करते हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा इस तरह का अजूबा। 144 करोड़ का वेवर दिया जाता है सारे इनको। खाओ गली ब्लैक लिस्टेड कंपनी को रिटेल में उतारा जाता है।
आपको हैरत होगी जान के नाविका जी कि एक्साइज 145% नीचे कलेक्शंस हुए बीच में, और वहीं शराब की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ऐसा करिश्मा तो केजरीवाल ही कर सकते हैं कि शराब की कंजम्पशन भी बढ़ी, होलसेलर्स को भी मुनाफा बढ़ा, पर सरकार को घाटा हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि ये गलती से हो गया, तो जी ये गलती से नहीं हुआ, ये सुनियोजित ढंग से हुआ है, और इसीलिए ये पक्के तौर पर भ्रष्टाचार है। अब चक्कर यह है जानना कि सिसोदिया जी तक मनी ट्रेल पहुंचती है कि नहीं। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, यहां यह इंटरेस्टिंग है देखना कि वहां तक पहुंची, पर आज आपके पास कोई विश्वसनीयता नहीं है यह कहने की कि राजनीतिक द्वेष है। आपकी गलती है और आपके कारण सरकार को नुकसान हुआ है, इसलिए जनता के बीच आकाशदीप मुनि सारे सवाल जो करण वर्मा ने पूछे उसमें एक भी राजनीतिक सवाल नहीं है। ये बिल्कुल डिटेल पॉलिसी पर आपने सरकार के खजाने को कैसे लॉस पहुंचाया उसके सवाल है नंबर 1। नंबर 2 सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि जो कंप्यूटर बरामद हुए सीबीआई द्वारा, सीबीआई का कहना उसमें से ऐसी डिलीटेड फाइल्स निकली हैं जिसमें से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकली है। भाई अगर सब ठीक था, जो नहीं ठीक था करण वर्मा जी ने बताया, तो फिर आप फाइल क्यों डिलीट कर रहे थे? आप मोबाइल फोन क्यों बदल रहे थे? सिम कार्ड क्यों बदल रहे थे? भैया आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो बताइए आज देश की जनता को। आकाशदीप मुनि जी सारे सवालों का जवाब दूंगा और आखिर में एक सवाल पूछूंगा। चलिए ना करो नोरमा जी बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा यहाँ पे, पर चलो ठीक है। पहला सवाल जो पूछा, मैंने आपका समय जवाब देने का है, मैंने आपको 90 सेकंड जवाब देने का दिया है। जवाब दे रहा हूँ। ओके, पहला जवाब कि 2 से 12% क्यों बढ़ाया गया? मैम, डिस्ट्रीब्यूटर परसेंटेज कमीशन जब बढ़ता है उसके साथ लाइसेंस फी भी बढ़ा है। लाइसेंस फी पहले आता था 8 लाख, उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। इस पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी आप ये डॉक्यूमेंट कर लीजिए, एलजी के पास सारा डेटा है, आप ले लीजिए करण वर्मा जी। 100% लाइसेंस फी बढ़ा, तब जाके 2% टू 12%, 2% से 12% डिस्ट्रीब्यूटर फी बढ़ा। ये एक्सचेकर को 100% का लाभ हुआ, 8 लाख से 5 करोड़। दूसरा सवाल कि भाई आपने एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ले लिया? एक्साइज पॉलिसी हमने लागू क्यों किया था? एक्साइज पॉलिसी लागू इसलिए किया था क्योंकि ना कि पूरे दिल्ली में टोटल 32 जोन्स है, 32 जोन्स है। 32 जोन्स में से सिर्फ 40% एरिया में लिकर वेंट्स थे और बाकी एरिया में नहीं था, जैसे किराड़ी बुढ़ारी एक्सेट्रा एरिया। तो फिर वापस क्यों ले ली पॉलिसी भाई साहब? तो वापस क्यों ले ली पॉलिसी? आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, वापस क्यों ले ली? 90 सेकंड नहीं हुए, वो अपने कैबिनेट नोट में कह रहे हैं नुकसान हुआ। जब हमने किया, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और उसके बाद जब हमने इंप्लीमेंट करने गए तब एलजी साहब ने बोला कि नहीं पूरे दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ वही 40% एरिया में इंप्लीमेंट होगा। जो वेंडर्स थे जिनको मिला था लाइसेंस वो कोर्ट में चले गए, और फिर हमें वापस लेनी पड़ी जब कोर्ट ने बोला कि आपका जो टोटल अमाउंट बनता है जो 6,000 इतना गलत सलत बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू हूं। नाविका जी कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे नहीं समझ आ रहा मैं कहां से इनको चेक करना शुरू करूं। और मतलब हद हो गई। मुनि साहब ऐसे मत करिए प्लीज। मुनि साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूं प्लीज। सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि DRI ने जो केस फाइल सारे जवाब दे दिया अडानी जी के ब्रदर नाविका जी, इन्होंने ब्रह्मांड के सारे सवालों का जवाब दे दिया है। बिल्कुल। गौरव भाटिया जी, आकाशदीप मुनि सारे जोन्स मिलाकर हमें जोन्स की सैर करा रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि पहले जो रिटेलर मार्जिन था वो 10% बढ़ कैसे 10 गुना बढ़ कैसे गया, ये नहीं बता रहे। पहले 33 रुपीज मिलता था एक शराब की बोतल पे, और नई नीति में
350 रुपए से ऊपर पड़ने लगा। ये कैसे, ये कमीशन कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इससे किसको क्या मिलना था, इस बारे में कुछ आकाशदीप पुनी जी नहीं बता रहे। राज क्या है गौरव भाटिया जी, राज क्या है? नाविका जी, इसमें गलती आकाश की नहीं है। मैं समझता हूं बड़ी प्रखरता से वो ऐसा केस लड़ रहे हैं कि वो मन में जानते हैं कि ये जो कट्टर बेईमान उप मुख्यमंत्री शराब मंत्री है, इसने बेईमानी करी। अब इनकी मन और इनकी आत्मा इनके साथ नहीं है, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि उसका बचाव करना है। अगर वाकई ईमानदार होते, इधर उधर की बात ही नहीं कर रहे होते। नाविका जी, 5.5 महीने थे, मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, कहते निरस्त करो, मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरे भाई, डर क्यों लगता है कोर्ट के अंदर बोलने में कट्टर ईमानदार हूं? आज जब मनीष सिसोदिया के वकील से पूछा गया कि आपने जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, तो मालूम है उनके वकील ने क्या कहा? उनके वकील ने कहा, चुप रहने का मेरा अधिकार है। बताइए, एक भ्रष्टाचारी मंत्री कोर्ट में कहता है कि घोटाला करना अधिकार है और चुप रहना मेरा अधिकार है। दूसरी बात, मेरे हाथ में इन्हीं की सरकार, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सरकार का नोटिस है। यह है 25/10/2021। आपको मालूम है इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो स्पिरिट। इसको इन्होंने शोकॉज दिया, ब्लैकलिस्ट करने की बात करी जो लोग थे। इसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को शराब का ठेका दे दिया गया। नाविका जी, आप बताइए। वही प्रश्न, मुनि जी, वही उत्तर दूंगा। थोड़ा सा संयम रखिए, तपस्वी की तरह रहिए, तपस्वी की तरह। मैं तो आकाशदीप मुनि जी, प्रश्न तो पहले से वही चल रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं आ पा रहे। सवालों के जवाब नहीं आ पा रहे कि मेरे हाथ में पूरी कैलकुलेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। पहले एक्साइज पॉलिसी में 224 रुपए मिलते थे सरकार को, अब नई पॉलिसी में 1 रुपया 88 पैसे। भाई साहब, 224 से घट के 1 रुपए 88 पैसे। और पहले रिटेलर मार्जिन था 33 रुपए, अब रिटेलर मार्जिन हो गया 364 रुपए। अरे भैया, रिटेलर तो बड़ा कमा रहा है और आप कह रहे हैं आपने बड़ी सस्ती कर दी सर शराब। मैं बताऊं, लोगों के लिए जो शराब है पहले 530 थी, अब बढ़कर 560 रुपए हो गई। तो कम क्या हुआ? सिर्फ सरकारी खजाने का पैसा कम हुआ। और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन है कि पहले एक्साइज मार्जिन जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, वो बीच में बोल गए। अच्छा गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात पूरी करें। हमें भी बोलने का मौका दीजिए ना। हाँ, मैं आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल ये दिखा रहा था कि घोटालेबाज, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया ने जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसको भी ठेका दिया। मतलब शराब नीति बनाई ठेकेदारों ने और फिर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को, जिनको नोटिस दे रहे थे, उनको ठेका दिया। दूसरी बात, 164 का मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान होता है नाविका जी। एक ब्यूरोक्रेट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ही आदेश दे रहे थे कि कैसे बदला जाए शराब नीति को, जिससे कि कमीशन खोरी हो जाए। अब ये एक मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी एविडेंट्री वैल्यू है। तीसरी बात, सबसे दुखद ये है नाविका जी, ये शराब नीति बनाई कब जा रही थी? जब कोविड की दूसरी लहर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल को चिंता ऑक्सीजन देने की नहीं थी जनता को, उनको चिंता ये थी कि मेरी कमीशन वापस कैसे आएगी। वो शराब नीति बना रहे थे जब उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देने थे और केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया। ये धन्यवाद। बैडमिंटन खेल रहा है। चिल्लाइए चिल्लाइए चिल्लाइए, कोई कन्विक्टेड रेपिस्ट बैडमिंटन खेल रहा है। चिल्लाइए। और भारत में ऐसे मत बोलिए, अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड रेपिस्ट नहीं है, मत बोलिए। ये देखिए मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। आपने ही निकाला है, आपने ही निकाला। पॉक्सो एक्यूज से मसाज तो
कौन करा रहा था? आपके मंत्री सत्येंद्र जैन पॉक्सो एक्यूज से मसाज करा रहे। आकाशदीप मुनि जी मुद्दे पर बात करें। कौन बैडमिंटन खेल रहा है ये मुद्दा किसी और दिन। लेकिन आशुतोष जी मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल उठाऊं, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। पहले 224 रुपए एक्साइज में आता था सरकार के पास, नई पॉलिसी में ₹1.88। पहले रिटेलर मार्जिन था 33 रुपए, बढ़कर हो गया 364 रुपए। पहले जो रिटेल प्राइस थी जिस पर जनता खरीदती थी अपनी शराब, वो थी 530, अब बढ़कर 560 हो गई। अब आपको लगता है कि इस एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, हाँ या ना? देखिए नविका, ये जो आप फिगर्स दे रही, मैं इस फिगर्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब एक्साइज पॉलिसी आई थी तो दिल्ली के अंदर शराब भी सस्ती थी और दिल्ली में बहुत अच्छे ब्रांड्स भी मिलते थे। अब आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो महंगी भी मिल रही है और ब्रांड्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब बाकी मैंने जो बात कही वो मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं कि कृपया हम लोग लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन। अभी संजय राउत के मामले में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा कि उनको फर्जी केस पे फंसा के जेल के अंदर रखा गया है, तो लिहाजा कोर्ट में मामला है, कोर्ट को तय करने दीजिए, तय करें कि क्या वो वाकई में मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में एक्यूज्ड हैं और वो कन्विक्ट होंगे या नहीं कन्विक्ट होंगे, या संजय राउत की तरीके से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और संजय राउत का केस कोई मामूली केस नहीं था। संजय राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जब वो अरेस्ट हुए थे तो बहुत हंगामा हुआ था और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। तो लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन हम नहीं ले रहे, इस वक्त मामला कोर्ट में है। लेकिन रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना कितना सही है? राजस्थान में एक कहावत है, थोथा चना भाजे घना। क्या ये बात आम आदमी पार्टी पर लागू नहीं हो रही है? तहसीन पूनावाला जी, राजस्थान की कहावत है तो आप ही बता दीजिए, वहां कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मुझे कुछ और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता था। ये जो आपके शो पे डॉक्टर आकाशदीप कह रहे कि पहले 8 लाख रुपया था फिर 5 करोड़ हो गया लाइसेंस फी, ये सरासर गलत है। एक दुकान की लाइसेंस फी 8 लाख रुपए थी, 5 करोड़ जो इन्होंने जोन की ली थी, और एक जोन में इन्होंने वो पॉलिसी हटा दिया था आप कितने भी शराब की दुकान खोले, और इसका रिवर्स क्या हुआ, दुकानें बढ़ने के बदले एक्चुअली कम हो गई, इसलिए घाटा पड़ा। तो एक तो नेशनल टीवी पे आके हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए, हमें फैक्चुअल रखना चाहिए, कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। दूसरी चीज, आकाश जी प्लीज बीच में बोलिए, जो गौरव जी का मेरे से सवाल था, एक बताइए जिसने कोर्ट ने गलत टिप्पणी की या स्ट्रॉन्ग टिप्पणी की, आशुतोष जी ने बता दिया संजय राउत के मामले में पूरी तरह से उनको फंसाया गया था, ऐसा मैंने कोर्ट कहता है। कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि क्या ये आपका इस तरह का आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, ये कोर्ट ने सवाल पूछा। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, तहसीन मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि मेरे शब्दों को वो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। मैंने कहा था आपको चुनौती देता हूं, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का फैसला बताएं जिसमें कि निरस्त कर दिया हो केस को। संजय राउत को बेल मिली है, केस निरस्त नहीं हुआ है, दोनों में बहुत फर्क होता है। एंड तहसीन, कभी भी चाय पीने आना, मैं फर्क आपको बता दूंगा। वैसे वकीलों की फौज आपके साथ खड़ी रहती है, मुझे यह भी जानकारी है। धन्यवाद। और तहसीन पूनावाला जी, मैं हिंदू न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट कह दूं, शायद आप उसको सुनना चाहेंगे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर नो रीजन एंड द अरेस्ट वॉज इलीगल, ये कहा है कोर्ट ने। तो कोर्ट ने कहा आप जांच कर सकते थे बिना अरेस्ट के भी, लेकिन ये नहीं कहा कि केस में कोई दम नहीं। जी तो फिर क्यों अरेस्ट करते हो किसी को 1-2 महीने आप जेल में रखते हो? कौन जिम्मेदार है? भैया तो इसका नहीं, कौन जिम्मेदार है? नहीं, तो इसके लिए सरकार बोले ना, सरकार बोले कि हमसे गलती हुई, क्यों आपने अरेस्ट किया? जब आप नहीं, आप किसी को जेल में रखना इतना आसान समझते हैं कि जेल में रख दिया और उसके बाद पर एक केस को आप उठा रहे, सत्येंद्र जैन तो गिरफ्तार है ना, तो सत्येंद्र जैन तो नहीं निकले ना। हम कहते हैं 100 केस में अगर एक निर्दोष आदमी को भी अगर आप जेल में डाल रहे हो तो ये भी पाप है, और पाप का भागीदार कौन होगा? ये कमाल की बात कर रहे हैं कि आप यही तो कानून का मतलब। गौरव भाटिया जी, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाइए। हाँ, ये मुलायम सिंह जी है। मैं दिखा रहा हूं, इनकी सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, इनको हटाया था। 4.5 मुख्यमंत्री होते थे, उसमें आधे मुख्यमंत्री ने हटाया
और फिर 3 दिन बाद वापस बन गए थे, और बाद में रेप के मामले में इनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ, मतलब खनन मंत्री थे। अच्छा, तो नहीं, और दोष सिद्ध हुआ, और वो कब तक गायब रहे थे? अनुराग भदौरिया जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और रेप केस में वो गायब कब तक रहे और कब तक आपकी सरकार ने शायद उन्हें बचाया, ये जनता नहीं भूली। लकी भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है। नहीं, मैं हमेशा जनता नहीं भूली है, जनता के सवाल, पब्लिक के सवाल, शो का नाम है सवाल पब्लिक का। लकी भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, आईआईटी से पास और आईआरएस रहे मुख्यमंत्री क्या इस बात का जवाब देंगे कि किसी भी सामान का दाम आधा कर देने और होलसेलर का कमीशन 2 से 12% कर देने से सरकार या जनता को कैसे फायदा हो सकता है, बताना चाहेंगे आप? आकाशदीप पुनी जी। क्यों नहीं एलजी साहब ने जिस बिल पे हस्ताक्षर किया था, उस बिल के एज पर दैट बिल, उस बिल के अनुसार जो फायदा होगा एक्सचेकर को वो है, नहीं पहले 6000 करोड़ हो रहा था, अभी 9500 करोड़ होगा। एलजी साहब के हस्ताक्षर है। अगर इतना ही बुरा था तो एलजी साहब ने हस्ताक्षर क्यों किया? चलो, आज एलजी साहब बड़े याद आ रहे हैं आपको, बड़े याद आ रहे हैं। और दूसरी तरफ महादेव अष्टेकर का सवाल है, अगर भ्रष्टाचार किया नहीं तो सिम कार्ड और फोन क्यों बदल रहे थे? ये इसका जवाब देंगे आकाशदीप जी? नहीं, क्या फोन और सिम कार्ड बदलने पे डेप्यूटी सीएम को गिरफ्तारी किया जाता है देश में? नहीं, पर सब ठीक हो। नहीं, तो फिर आशुतोष जी आपने कभी 3 महीने में 8 फोन बदले हैं? 16 फोन, 4 सिम कार्ड। मैं इस मामले में मैं आकाशदीप के साथ हूं। आज ही अखबार में छपा हुआ है कि काली किसी कॉल डिटेल या कॉल लोकेशन के आधार पे आप षड्यंत्र नहीं प्रूव कर सकते हैं। तो अगर किसी, मैं फिर कह रहा हूं कि षड्यंत्र प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं। मनी ट्रेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स ऑल। आपको मनी ट्रेल दिख रहा है, पर ये सवालों के जवाब आप दे नहीं पा रहे। और ऑलरेडी आकाशदीप पुनी जी ने आप पर काफी दबाव बनाया, ऑलमोस्ट ये गाना गाने वाले थे वो कि दोस्त ना रहा, तो शायद आप थोड़े प्रेशर में कहीं ना कहीं आ गए हैं। संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है, क्या अब ऐसा होगा कि किसी पार्टी के नेता को अगर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा तो उनके लोग सड़कों पर आकर उपद्रव करेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय राजनीति में कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर नेताओं ने जांच पूरी होने तक राजनीति से दूरी बनाई थी। आपको याद होगा एलके अडवाणी और जैन हवाला केस के बारे में। लेकिन आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने यही किया, शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी यही कर रहा है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर अगर संदेह भी उठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी जांच को लेकर फैसला सड़क पर होने लगेगा। लोकतंत्र में हर एक का अपना तय सिस्टम होता है। कानूनी मामलों के फैसले अदालतें ही करती हैं। इतना भरोसा हर एक राजनीतिक दल को कम से कम इस देश की अदालतों पर करना चाहिए। नहीं तो हर नागरिक क्या अपना फैसला भी देश की सड़कों पर करेगा? ये चुनौती है देश के लिए। और आज जनता पूछ रही है सवाल, क्या सही क्या गलत? क्या न्यायिक प्रक्रियाएं अब जल्दी हुआ करेंगी? क्या राजनीति और कॉन्स्पिरेसी के बीच का पर्दा जल्द उठेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज इस शो पर बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइए।